लाखों कलहू रक्षा रक्षा, अब इन पन्नों की जीनत है। मीरास की खेती का सोना जो इन नस्लों के हाथ लगा, वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। 1857 की जंग आज़ादी ने मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। खाना आबाद अब खानामा बर्बाद किए जा रहे थे। जिनके ऊपर बगावत में शामिल होने का इल्जाम था या शक भी था, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उनकी जमीनों और जायदाद पर कब्जा किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे और उल्टे सीधे इल्जामात की बुनियाद पर या तो बरसों के लिए जेल भेजे जा रहे थे या फांसी के फंदे की तरफ। हुकूमत से परेशान लोग सर छुपाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो अंग्रेजों के वफादार थे या हो गए थे, और उनमें भोपाल के हुक्मरानों समेत राजपूताना, यूपी, सीपी और गुजरात वगैरह के बहुत से राजे रजवाड़े शामिल थे। भोपाल की बेगम ने 1857 की जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। भोपाल अंग्रेजों की मेहरबानी से महफूज था। अफगानिस्तान और अरब वगैरह तक से लोग आकर यहां बसते रहे। इस आमद-ओ-रफ्त ने फारसी और अरबी जुबान के साथ साथ एक मिली जुली तहजीब के फरोग के लिए माहौल साजगार किया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई लिखाई और शेर व शायरी के लिए माहौल साजगार हुआ ही तालीम के साथ जो रोशनी आती है, उसने इनकलाबी ख्यालात को भी हवा दी। इस इलाके के बहुत से इनकलाबियों को ये कहकर भुला दिया गया है कि भोपाल तो अंग्रेजों के साथ था, मगर ये सही नहीं है। हुक्मरान अलबत्ता अंग्रेजों के साथ थे, मगर भोपाल की आवाम अपने हुक्मरानों की तरह नहीं थे, और उन्हीं में से आगे निकलकर आने वाले जाबाजों में एक हैं मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। बरकतुल्लाह भोपाली का नाम जंगबाजों की फहरिस्त का एक बड़ा नाम है, जिसे भोपाल के बाहर की दुनिया लगभग भूल चुकी है। मौलवी बरकतुल्लाह के खानदान का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। उनके वालिद शुजाअतुल्लाह हिंदुस्तान आए और बदायूं में बस गए। 1857 की गदर के बाद वो भोपाल हिजरत कर गए। भोपाल आकर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। यहीं भोपाल में उनके घर 17 जुलाई 1866 को एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया अब्दुल हफीज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह। ये बच्चा बड़े होकर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से मशहूर हुआ। अभी बरकतुल्लाह 12 साल के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी इब्तिदाई और सानवी तालीम भोपाल में मदरसे वक्फिया में हुई। बरकतुल्लाह मियाँ, जरा इधर तो आइए।
भाई हमने आपको कितनी दफ़े समझाया है कि आप घर ज़रा जल्दी चले जाया करें। भाई हमें कभी कभी आने में देर हो जाती है। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारा एक दिन का सबक छूट जाया करेगा। भाई सबक छूट भी जाए तो क्या हुआ, हम अगले रोज उसे पूरा करा देंगे। नहीं नहीं, फिर तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, हमें अभी और भी पढ़ाई करनी है। भाई वो सब तो ठीक है, पर आपकी अम्मी को फिक्र होती होगी आपकी। भाई आपका देर से जाना उन्हें परेशान करता होगा। हमने अम्मी जान से इजाज़त ले ली है मौलवी साहब, बल्कि वो खुद चाहती हैं कि हम ऊंचे दर्जे की तालीम हासिल करें, तो इसके लिए मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। अठारह में मजहबी तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद कुछ वक्त तक मौलाना बरकतुल्लाह ने दूसरों को तालीम देना शुरू कर दिया, मगर खुद आगे पढ़ने की ख्वाहिश उन्हें भोपाल से बाहर बुला रही थी। वक्त के साथ साथ उनका रुझान सियासी मसलों की जानिब होने लगा। उन्हें ये यकीन हो चला था कि अंग्रेजों से उन्हीं की जुबान में लड़ना पड़ेगा, लेकिन उन दिनों भोपाल में अंग्रेजी की तालीम का माकूल इंतजाम नहीं था। माली हालात अच्छे न होने की वजह से उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि भोपाल से बाहर जाया जाए। फिर घर वाले भी उन्हें बाहर भेजने के हक में नहीं थे। इसी कश्मकश में वक्त गुजरता रहा, पर उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं आई और एक दिन उन्होंने भोपाल छोड़ने का फैसला लिया। अठारह में बरकतुल्लाह ने भोपाल और घर दोनों को छोड़ दिया। यहाँ से वो जबलपुर मिशन स्कूल आए, जहाँ वो उर्दू पढ़ाते थे और अंग्रेज़ी सीखते थे। पेट भरने की परेशानी और तालीम हासिल करने की चाह, दोनों का मसला हल हो गया। स्कूली तालीम ख़त्म करने के बाद वो विल्सन कॉलेज बम्बई जा पहुँचे, जहाँ से किसी को बिना बताए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन पहुंचकर उन्होंने अपने शौक़ के लिए जर्मन, फ्रेंच और जापानी ज़बानें सीख ली। शुरुआत में लंदन में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ अरसे बाद मुस्लिम आलिम अब्दुल्ला कोयलम ने उन्हें लिवरपूल मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मुलाजमत दे दी। इंस्टीट्यूट में मौलाना की काबिलियत की धाक जमने में ज्यादा देर नहीं लगी। इंस्टीट्यूट से जारी होने वाले दोनों रिसालों द क्रिसेंट और इस्लामिक वर्ल्ड में मौलाना पाबंदी से लिखने लगे। यहाँ के जलसों और दूसरे प्रोग्रामों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। जल्द ही लंदन, इंग्लैंड से दूसरे शहरों और यूरोप के दूसरे मुल्कों में रहने वाले हिंदुस्तानियों से मौलाना के ताल्लुकात कायम हो गए। द क्रिसेंट और इस्लामिक वर्ल्ड के जरिए ही भोपाल में मौलाना के ख़ानदान और उनके दोस्तों को ये पता चला कि मौलाना इंग्लैंड में है और आराम से है। मौलाना के एकदम गायब हो जाने से उन सबको परेशानी थी, सो दूर हुई। वो यहाँ पर देश के अंदर आज़ादी के लिए उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करा और एक गैंग जैसी बनाना शुरू करी, जिसकी धीरे धीरे ख़बर इन अंग्रेज़ों को यहाँ से लग गई और उनके वजह से उनको यहाँ से अपना मकाम छोड़कर यहाँ से फ़ॉरेन जाना पड़ा। जिस जगह से मैं इस घर में मैं बैठा हूँ, इसी घर के अंदर वो बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए। यहीं से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और आखिर में जवानी के टाइम में फिर उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, जो इस वक्त बरकतुल्लाह भवन बनी है, यहाँ पर उनका मकान तामीर हुआ। वो उसमें रहने लगे। जब अंग्रेज़ों को ये भनक चली और नवाबों को, तो उन लोगों ने पूरे एरिए को तोड़ दिया, डिसमेल कर दिया और इन लोगों को तितर बितर कर दिया इधर से उधर। जब उन्होंने देखा कि अब सब लोग यहाँ हमारे पीछे पड़ गए हैं और ये आगे काम नहीं करने देंगे, फिर वो खामोशी से यहाँ से निकल के और हिंदुस्तान के बाहर निकल गए।
लंदन पहुंचने के बाद मौलाना ने अंग्रेजों की सारी साजिशों को समझना शुरू कर दिया था। डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की हिमायत का उनका ढंग, हिंदुस्तान को लूटकर अपना घर भरना और हिंदुस्तानियों को तकसीम करके आपस में लड़वाकर अपनी हुकूमत बरकरार रखने की उनकी पॉलिसियां अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगी थी। मौलाना ने अब हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला लिखना और बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जलसों में बरतानिया के वजीर आजम मिस्टर ग्लैडस्टोन के इस्लाम दुश्मन रवैये की खुलकर मुखालफत की और ग्लैडस्टोन के हर बयान का मुंह तोड़ जवाब दिया। ग्लैडस्टोन और उसका साथ देने वालों के हौसले मौलाना ने कई बार पस्त किए। गैर मुमालिक में बसे हुए हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिशें मौलाना ने तेज कर दी थी। जाहिर है ये मंसूबे बहुत ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकते थे। लंदन की फिजा अब मौलाना के लिए साजगार न रही थी और उन्होंने लंदन छोड़ने का फैसला ले लिया। 1899 में मौलाना अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खुलकर अंग्रेजों की मुखालफत शुरू कर दी। उधर अलीगढ़ में मौलाना हसरत मोहानी आज़ादी की जद्दोजहद को तेज करने के लिए उर्दू मोहल्ला नाम का एक रिसाला निकाल रहे थे और 1905 में इसी मैगजीन यानी उर्दू मोहल्ला में मौलाना का एक मजमून छपा, हिंदू मुसलमान दर हिंदुस्तान। इस मजमून ने एक तहलका मचा दिया। एक तरफ तो अंग्रेज इस मजमून के छपते ही पूरी तरह घबरा गए और दूसरी तरफ इस मजमून ने हिंदुस्तानियों को कई सवालों पर संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानियों से ये अपील की गई थी कि यूरोप में बने सामान को इस्तेमाल करना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें और दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान यानी कुल हिंदुस्तानी मुत्तहद हो जाएं, एकता की एक मिसाल कायम करें जो आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा सके। 1905 में मौलाना जापान पहुंचे, टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से काम करने लगे। 1911 आते आते उनकी सरगर्मियां तेज हो चुकी थीं। ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर जापानियों ने उन्हें अपने देश से निकलने का हुक्म दिया। यहाँ से वो फ्रांस पहुँचे। 2 बरस पेरिस में बिताने के बाद मौलाना एक बार फिर 1913 में अमेरिका पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल से हुई और इनके साथ मिलकर उन्होंने गदर पार्टी की बुनियाद रखी। अजीजों, मादर हिंद के जाबाज सपूतों, आज बहुत खुशी का मौका है। हम सब इस वसी दुनिया के दूर दराज कोनों में अलग अलग अपने वतन की आजादी के लिए अपनी अपनी सकत के मुताबिक पहुंचाते, पर अब मुत्तहिद ही है इस पार्टी के परचम के तले। और मुझे यकीन है कि हम सबका मुस्तकबिल और हमारी आजादी की तहरीक का मुस्तकबिल गदर पार्टी के अगराजों मकासद की रोशनी में तय पाए। मेरी नाचीज राय यह है आप सभी के लिए, इस वतन के लिए, कि इस दुनिया में दूर दूर तमाम दुनिया में फैले हुए हिंदुस्तानी इनकलाबियों के लिए उन तक ये तंजीम की बात पहुंचे और इस पार्टी को मुनाजिम करने के लिए हमारी गदर पार्टी एक अखबार जारी करे। मेरी तजवीज ये है कि इस अखबार का नाम गदर रखा जाए। ओए सराबे, सोहनिया। मैं बहुत जल्दी में हूँ सोहन सिंह जी, और पार्टी ने फैसला किया है कि आपको यहीं से हिंदुस्तान के लिए रवाना होना। वहाँ इनकलाब के लिए तैयारी शुरू कर दी। बिंगले, रास बिहारी बोस और दूसरे साथियों तक यह पैगाम भेज दिया गया है। जहाज में आपके साथ हमारे और भी साथी होंगे और बाकी इंतजाम मैं अभी कर देता हूँ। सरावा, हमारे और कितने साथी होंगे?
ये भी बता देंगे प्रोफेसर साहब, आप तो बाबा जी के जाने का इंतज़ाम करिए और अमेरिका आने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब पार्टी का हेड ऑफिस आपको ही संभालना है और बाबा जी के पीछे पीछे मुझे हिंदुस्तान जाना है। साथियों, हमें भी वतन वापस जाकर अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई करनी है। अब हमें और वक्त नहीं गंवाना। आप अभी नहीं, ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि ये लोगों के ख्यालात बदलने की जंग है। आपको यहीं रहकर सारी दुनिया को बताना है कि हम पर कितना जुल्म हो रहा है। बाकी वक्त आने पर पार्टी आपको वापस बुला लेगी। मौलाना की सियासी जिंदगी अब शख्सी और मकामी हदों को पार करके आलमी हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। अब उनकी सरगर्मियां आलमी सतह पर देखी जाने लगी थी। पार्टी के काम को मजीद वुसअत देने के लिए मौलाना ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। सन 1914 में उन्होंने जर्मनी, योकोहामा और कुस्तुनतीनिया, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, का दौरा किया। सन 1915 में जर्मनी को साथ लेकर एक 15 निकाती इंडो जर्मन करारदाद तैयार की, जिसके मकासद में हिंदुस्तान पर फौजी हमला करके उसे अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाना खासतौर पर शामिल था। अक्टूबर सन 1915 में अमीर नसरुल्लाह की मदद से तुर्की और अफगानिस्तान भी इस मुहिम में शामिल हो गए और ये तय पाया कि अफगानिस्तान में बरतानिया की तरफ से जो भी हुकूमत कायम होगी उसे जर्मनी की हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। अगर बरतानिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तुर्की और जर्मनी मिलकर अफगानिस्तान की मदद करेंगे। 20 नवंबर सन 1917 को मौलाना और उनके 105 साथियों पर, जो जर्मनी, अमेरिका और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, सैन फ्रांसिस्को का तारीख़ी मुकदमा चलाया गया। मौलाना को इस ग्रोह के सरगना की तरह पेश किया गया। उन सब पर इल्ज़ाम थे कि उन लोगों ने हिंदुस्तानी कैदी फौजियों को जर्मनी की फ़ौज में शामिल होने का मशवरा दिया, हथियार लाकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए, बागियाना लिटरेचर हवाई जहाज़ों से हिंदुस्तान पर बरसाया और हिंदुस्तान पर चार जानिब से हल्ला बोलने की साजिश रची और इस मकसद में रंगून, बटाविया वगैरह से ताल्लुकात बनाए। ये मुकदमा 21 अप्रैल सन 1918 को ख़त्म हुआ। 1917 आते आते तुर्की और जर्मनी दोनों मुल्क बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे। अफ़गान समझौते की अहमियत लगभग ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी तरफ सोवियत रूस दुनिया की एक अहम ताकत की तरह उभर रहा था। गुलाम मुल्कों को ये उम्मीद थी कि साम्राज्यवाद से लड़ने में सोवियत रूस उनकी मदद करेगा। 7 मई 1919 को मौलाना व्लादिमीर लेनिन से मिलने के लिए रूस गए। वहाँ उन्होंने लेनिन से दरख्वास्त की कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करे और रूस उसकी खुलकर मदद करे। उनका मकसद था अंग्रेज़ों को खदेड़ निकालना। रूस भी मौलाना से तुर्किस्तान में भड़की हुई बगावत को दबाने में मदद चाहता था। 1920 में मौलाना तुर्किस्तान पहुँचे, वहाँ की हुकूमत से मिले, अवाम से मिले, वहाँ भड़की हुई बगावत को दबाने की कोशिशें जारी रखी, मगर कामयाबी न मिली। 1921 में हालात ने एक नया मोड़ ले लिया। हालात बद से बदतर हो गए। बदलते हुए बुरे हालात का असर मौलाना के मंसूबों पर भी पड़ा। उन्होंने तुर्किस्तान छोड़ दिया, ईरान पहुँचे। मौलाना उनमें से नहीं थे जो हिम्मत हार जाएं। यहाँ भी उन्होंने अपनी इनकलाबी सरगर्मियाँ जारी रखी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जी, हमें ये मीटिंग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेनी चाहिए। यहाँ की सियासी उथल पुथल की वजह से ईरान की खुफिया पुलिस कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद हो गई है। सुना है यहाँ भी बगावत के आसार हैं और हर तरह की
सियासी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईरान में बगावत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगी, पर हाँ, एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी इन मीटिंगों को कोई टूल नहीं देना चाहिए। अरे हाँ साहब, सलाम। कहाँ रह गए थे 3 जन? जी आपकी सारी तहरीरें छप गई थी, मगर उन्हें तकसीम करने में वक्त लग गया। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हो गया। अब तैयारी मुकम्मल है। साथियों, हमें हर हालत में ये पर्चे हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाने। वहां कुछ हमारे साथी होंगे जो आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। जब तक आवाम खुद अपने हकों की लड़ाई लड़ना नहीं सीख जाती, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। जब तक हम लोग जहनी और दिमागी तौर पर तैयार नहीं हो जाते, ना तो हम हकों को समझ पाएंगे, ना लड़ने के लिए उनकी अहमियत को। और जब तक दुश्मन पर हमला अगर चौतरफा और लगातार न किया जाए, तब तक आज़ादी मिलना आसान नहीं होता। और दुश्मन पर हमला अगर चौतरफा और लगातार बोला जाए, तो आज़ादी की लड़ाई जितना आसान हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, हर इंकलाबी तहरीर को हिंदुस्तान पहुंचाऊंगा और वहां की आवाम को लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ से हिंदुस्तान जाने के लिए हमारे सारे साथी तैयार हैं, जो सारा सामान सरहद पा ले जाएंगे। और होशियारी से हमें चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि बगावत की खबरें गर्म हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिशन खतरे में पड़ सकता है। हमें जो भी करना है निहायत होशियारी से, चुस्ती से और आनन फानन में किया जाना बहुत ज़रूरी है। सन 1921 में मौलाना ने हिंदुस्तान के लिए कई ग्रुप भेजे, पर ईरान में बगावत होने की वजह से ज्यादातर पकड़े गए और मार दिए गए। कुछ जो हिंदुस्तान पहुंचे वो भी वहां गिरफ्तार कर लिए गए। इधर अफगानिस्तान और रूस के ताल्लुकात सुधर चुके थे। मौलाना ने इसलिए अफगानिस्तान का दरवाजा फिर खटखटाया। 10 नवंबर सन 1922 को उबैदुल्ला सिंधी की क़यादत में एक वफ्द मॉस्को को भेजा गया, पर उसका भी नतीजा खास न निकला। सन 1923 में मौलाना ने फिर यूरोप का दौरा किया, लेकिन वहां के हालात साजगार न होने की वजह से कामयाबी हाथ न आई। सन 1925 में जब वो पेरिस में थे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बरतानवी हुकूमत भी उन्हें यूरोप से बाहर निकलवाने की कोशिशों में थी, और सन 1926 में फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें पेरिस से स्विट्जरलैंड भेज दिया। लगभग 1 साल तक मौलाना स्विट्जरलैंड में रहे। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो फिर अपना मकसद पूरा करने में लग गए। फरवरी सन 1927 में साम्राज्य दुश्मनी की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस ब्रुसेल्स में मुनक़िद हुई, जिसमें मौलाना गदर पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए और पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की आवाज उठाई। उम्र बढ़ने के साथ साथ मौलाना की तबीयत खराब रहने लगी। शक्कर का जानलेवा मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उनकी हालत देखते हुए हकीम अजमल खां ने उन्हें हिंदुस्तान वापस लौटने का मशवरा दिया। ये भी मशवरा दिया कि अलीगढ़ में सियासत की प्रोफेसरी का ओहदा संभालें। मौलाना ने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी और कहा, जब तक मेरा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। बीमारी की हालत में भी मौलाना लगातार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़मून लिखते रहे। उनका कलम कभी न थकने वाला कलम था। अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दिलों को लगातार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गरमाते रहे। 1927 में कैलिफोर्निया में मौलाना के एजाज़ में एक जलसा मुनक़िद किया गया। यहाँ हिंदुस्तानियों के साथ साथ लातादाद दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हुए। ये जलसा मौलाना की ज़िंदगी का आखिरी जलसा साबित हुआ। हाज़रीन, अब मेरी दरख्वास्त है मुजाहिदे आज़ादी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली से, जो हम सब के लिए मशअले राह हैं, जो बावजूद तबीयत की नासाजी
हमारी गुजारिश पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम ख्वाहिशमंद हैं कि वो अपने नेक ख्यालात से हमें नवाजें। मैं जिंदगी भर अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता रहा। अफसोस कि मेरी ज़िंदगी में ये कोशिश कामयाब ना हो पाई, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मेरे बाद लाखों जियाले मेरे मुल्क को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो सच्चे हैं, बहादुर हैं और जाबाज हैं। मैं अपने प्यारे वतन की किस्मत उनके हाथ सौंपता हूँ। 20 सितंबर 1927 को मौलाना इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनका जस्द खाकी सैक्रामेंटो लाया गया, जहां एक मुस्लिम कब्रिस्तान में इस वादे पर दफनाया गया कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो उनका जस्द खाकी मादर वतन भोपाल ले जाया जाएगा। मौलाना जब तक जिए अपने वतन के लिए जिए, जहां रहे वहाँ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहद करते रहे। यही नहीं, दुनिया में घूम घूम कर वो हिंदुस्तान में चलने वाली आज़ादी की तहरीक के लिए मदद मांगते रहे। मौलाना की 20वीं बरसी से कुछ दिन पहले ही मुल्क आज़ाद हो गया। मौलाना जैसे बहुत नहीं थे, हो भी नहीं सकते। मौलाना इतने आम नहीं कि उन्हें भुला दिया जाए।